हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम कक्षा 12 विषय समाजशास्त्र अध्याय 6 सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियाँ अध्याय के बारे में बताएंगे। सबसे पहले लेते हैं परिचय। समाज तथा सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक संस्थाओं का विशेष महत्व होता है। सामाजिक संस्थाएं जहां एक और व्यक्तियों में पारस्परिक संपर्क स्थापित करती है या सामूहिक पहचान स्थापित करने का प्रयास करती है या जुड़ाव को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक संस्था ही समाज में असमानता और प्रवचन या बहिष्कार की स्रोत बन सकती है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत और अध्याय में सांस्कृतिक विविधता के कारण उत्पन्न होने वाले कुछ तनाव तथा कठिनाइयों को जानने व समझने का प्रयास किया गया है। जब हम कहते हैं कि हमारा देश सांस्कृतिक विविधताओं से परिपूर्ण राष्ट्र है, भारत देश की बात हो रही है, तो भारत देश सांस्कृतिक विविधताओं वाला देश है जहां सभी धर्मों का मिश्रण देखने को मिलता है। सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं, सभी धर्मों की समान मान्यता है और यहाँ पर जो है विविध और विविधताएँ देखने को हमें मिलती है। तब हमारा उद्देश्य यह दर्शाना होता है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के समूह एवं समुदाय रह रहे हैं। भारत देश में सभी समुदाय, सभी जातियाँ समान अधिकारों के साथ रह रहे हैं और विभिन्न और समुदायों को हम कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं या तत्वों जैसे भाषा, धर्म, पंथ, प्रजाति, जाति द्वारा पहचानते हैं। इस प्रकार के विभिन्न समुदाय जब किसी एक राष्ट्र के अंतर्गत होते हैं तब उनके बीच प्रतिस्पर्धा या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तथा उनके परिणाम स्वरूप कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। सांस्कृतिक विविधता से प्राय कुछ बड़ी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इन चुनौतियों या कठिनाइयों के पीछे एक मुख्य कारण यह होता है, प्राय संस्कृति पहचानने काफ़ी प्रबल होती है। हमारी संस्कृति को जानना, पहचानना यह आवश्यक होता है कि उनसे तीव्र भावावेश के भड़कने की संभावना रहती है। यदि किसी एक समुदाय की असमानताओं या उनके प्रति होने वाले अन्यायों को समाप्त करने में कुछ उपाय किए जाते हैं तो प्राय अन्य समुदाय द्वारा उनका विरोध किया जाता है या विरोध प्रारंभ हो जाते हैं। किसी भी एक समुदाय के द्वारा अगर कोई भी धर्म का पालन किया जाता है या किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य किए जाते हैं धार्मिक संबंधी, तो दूसरे समुदाय के द्वारा उनका विरोध किया जाता है। तो इस प्रकार से प्राय अन्य समुदाय द्वारा विरोध प्रारंभ हो जाता है। तो उन परिस्थितियों में समस्या अधिक गंभीर एवं व्यापक हो जाती है जब नदी और जल, रोजगार के अवसरों या और सरकारी धनराशि जैसे संसाधनों के बंटवारे जैसे मुद्दों पर विवाद प्रबल हो जाता है। समाज में व्याप्त विघटनकारी गतिविधियों जैसे सांप्रदायिक दंगे, स्वायत्तता की मांग, जातिगत लड़ाई झगड़े आदि हम और सब के लिए चिंता का विषय बने रहते हैं तथा इनसे सदैव ही और राष्ट्रीय एकता पर खतरा बना रहता है। आगे बात करते हैं। इन सब के होते हुए हमारा राष्ट्र अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए हुए हैं। वर्तमान समय में हमारा राष्ट्र राज्य एक अच्छी तथा सबल स्थिति में है। अब बात करेंगे सांस्कृतिक समुदाय एवं राष्ट्र और राज्य क्या है। हमारे देश में अनेक विविधताएं हैं तथा इन विविधताओं के कारण अनेक चुनौतियां भी है। मुख्य चुनौती है क्षेत्रवाद और क्षेत्रीयता तक। सांप्रदायिक और जातिवाद लोगों के लिए उन समुदायों का सदस्य होना आवश्यक है जिनका विकास जाति, नरजातीय समूह, क्षेत्र, धर्म जैसी सांस्कृतिक पहचानों के आधार पर किया जाता है। यदि किसी और व्यक्ति को अपने समुदाय के प्रति कोई खतरा, अपमान, अन्याय होता और दिखता है तो उसे व्यक्ति की भावनाएं प्राय बहुत अधिक उग्र होकर सामने आ जाती है। साथ ही साथ इन और भड़कने वाली भावनाओं के कारण राष्ट्रीय राज्य के मुख्य अनेक समस्याएं उठ खड़ी होती है। सामुदायिक और पहचान का महत्व क्या है। जब हम एक स्थायी पहचान चाहते हैं, हमारा समाजीकरण ही और हमारी स्थायी पहचान का निर्धारण करता है। यह भी और कहा जा सकता है कि हमारा समुदाय तथा माता पिता, जो हमारा समुदाय है उसमें माता पिता, परिवार, समूह ही और हमें अस्थायी क्या पहचान देते हैं। परिवार के द्वारा, माता पिता के द्वारा, समूह के द्वारा हमें स्थायी पहचान मिलती है। इन पहचान को हम और सामुदायिक पहचान के नाम से जानते हैं। यह पहचान जन्म और अपनेपन पर आधारित होती है।
जिसके लिए किसी अर्जित योग्यता की उपलब्धि की आवश्यकता नहीं होती है। यही कारण है कि किसी समुदाय माता पिता में जन्म लेने के लिए किसी और प्रयास की आवश्यकता नहीं होती, पर और न तो और हमारा कोई वश होता है और न ही और हमारी इच्छा अनिच्छा का भी और कोई प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की पहचान को पद्धत पहचान के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे राज्य का अर्थ एवं परिभाषा। राज्य क्या होता है? राजनीतिक संस्थाओं का वृहत अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। चूँकि समाजशास्त्र सभी और प्रकार के संबंधों का अध्ययन करता है, इसके लिए राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन भी इनके अंतर्गत किया जाता है। राजनीतिक संस्थाएं सामाजिक जीवन की अत्यंत और महत्वपूर्ण संस्थाएं होती है। राजनीतिक संस्थाओं का संबंध और शक्ति के वितरण से है। इनके द्वारा ही समाज में सामाजिक नियंत्रण का कार्य किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कार्य करना चाहता है। यदि और सभी व्यक्ति और जैसा करने लगे, सामाजिक व्यवस्था नष्ट हो जाएगी और शांति तथा नियंत्रण बनाए रखने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का महत्व सभी युगों में रहा है, आज भी है। व्यक्ति राजनीतिक संस्थाओं द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। समाज में व्यवस्था, प्रगति एवं शांति बनाए रखने के लिए उत्तरदायित्व राजनीतिक संस्थाओं की व समितियों पर ही है। आगे, कल्याणकारी राज्य किसे कहते हैं? कल्याणकारी राज्य के संदर्भ में कल्याण का तात्पर्य राजनीति, आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति की आवश्यक और समानताओं को समाप्त कर उनकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना या व्यवस्था करना होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य किसी समुदाय विशेष, वर्ग विशेष तथा समाज के किसी अंग विशेष के हित और साधन और करना नहीं, वरन उद्देश्य जनता के सभी और अंगों के कुछ और आवश्यक हितों की साधना करना होता है। अब्राहम लिंकन के अनुसार क्या कहते हैं? कल्याणकारी राज्य के परिभाषा क्या देते हैं? वह समाज जहां और राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चित और निश्चयपूर्वक और साधारण आर्थिक व्यवस्थाओं को इस प्रकार परिवर्तित करने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण हो सके, कल्याणकारी राज्य कहलाता है। आगे, कल्याणकारी राज्यों के कुछ और प्रमुख कार्य है जो नंबर 1 पर आता है, व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों और राज्य एवं व्यक्तियों के संबंध की व्यवस्था करना। राज्य व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करता है, राज्य कानूनों का निर्माण करता है, पुलिस और न्यायालय की सहायता से उन्हें कार्य रूप में परिणत करता है। वर्तमान समय में व्यक्ति और राज्य के संबंधों को नियमित करना भी और आवश्यक है। यह कार्य भी राज्य द्वारा संपादित किया जाता है। आगे, नंबर 2, आंतरिक सुव्यवस्था तथा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा। कल्याणकारी राज्य का दूसरा कार्य क्या होता है? आंतरिक सुव्यवस्था, यानी कि जो हमारा समाज है उसको आंतरिक रूप से सुव्यवस्था करना, उसको मॉनिटरिंग करना और साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रशासन है हमारा उसको ठीक प्रकार से लागू करना तथा विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा करना। जो विदेश से आक्रमण है उससे अपने देश, अपने समाज के लोगों को सुरक्षा प्रदान करना भी कल्याणकारी राज्य का कार्य होता है। आगे हम बात करेंगे 3rd पॉइंट, आर्थिक सुरक्षा संबंधी कार्य। सर्व मान्य धारणा है कि जैसे और सभी और व्यक्तियों को जो शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से कार्य करने की अक्षमता रखते हैं, राज्य के द्वारा उन्हें और उसकी योग्यता के अनुसार किसी न किसी प्रकार का कार्य आवश्यक ही दिया जाना चाहिए। इसी और प्रकार जो व्यक्ति किसी और कारण से किसी भी और प्रकार का कार्य करने में असमर्थ है या राज्य और उन्हें और कार्य नहीं प्रदान कर सकता, उनके और लिए राज्य द्वारा जीवन और निर्वाह भत्ते की व्यवस्था की जानी चाहिए। कल्याणकारी राज्य में यद्यपि आय की पूर्ण और समानता स्थापित नहीं और की जा सकती, लेकिन यथासंभव व्यक्ति की आय के न्यूनतम अधिकतम स्तर में अधिक और अंतर नहीं होना चाहिए। आय की समानता ऐसी हो कि कोई भी और व्यक्ति अपने और धन के आधार पर दूसरे का शोषण न कर सके। नंबर 4 है कृषि उद्योग तथा व्यापार का नियमन करना। कल्याणकारी राज्य के दायित्व में उसी और राज्य के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं जो आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त और संपन्न हो। राज्य को समर्थ होना चाहिए। इस प्रकार के राज्य द्वारा कृषि उद्योग व्यापार के नियमन एवं विकास का कार्य किया जाना चाहिए जो निम्नलिखित है। नंबर 1 पर आता है मुद्रा निर्माण की व्यवस्था करना। नंबर 2 है प्रमाणिक माप और माप तोल की व्यवस्था करना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 5 पॉइंट। इसमें दिया हुआ है समाज सुधार क्या है। राज्य और मद्यपान व छुआछूत और जाति व्यवस्था आदि
परंपरागत सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के उपाय करे, कल्याणकारी राज्य का कार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सार्वजनिक सुविधाएं संबंधी कार्य। लोक कल्याणकारी राज्य परिवहन, संचार, रेडियो, सिंचाई के साधन, बैंक, विद्युत, कृषि के वैज्ञानिक साधनों आदि की व्यवस्था से संबंधित और इसी और प्रकार के अन्य सार्वजनिक सुविधा के कार्य करे। तथापि और इन सुविधाओं के लिए राज्य और द्वारा शुल्क और प्राप्त किया जाता है, किंतु इन और सुविधाओं का महत्व इस दृष्टि से है कि व्यक्ति अपने लिए इन और साधनों की व्यवस्था नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास मनोरंजन की सुविधाएं। जनता को स्वस्थ और मनोरंजन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए कल्याणकारी राज्य सार्वजनिक उद्यानों, क्रीड़ा क्षेत्रों, सार्वजनिक और सिनेमाघर, रंगमंच, टेलीविज़न और रेडियो आदि को उपलब्ध कराते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी कार्य। कल्याणकारी राज्य व्यक्ति के लिए उन सभी सुविधाओं की व्यवस्था करता है जिनके व्यक्तित्व के विकास में सहायक होता है। राज्य शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाती है। राज्य द्वारा एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य, निःशुल्क और घोषित किया जाता है, यह लागू किया जाता है। राज्य औद्योगिक प्रविधि शिक्षा की व्यवस्था करता है। चिकित्सा गृह और वह प्रसव गृह आदि की स्थापना करता है जिनका उपयोग जनसाधारण निःशुल्क और कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनता के और जीवन स्तर को ऊंचा करना। कल्याणकारी राज्य का प्रमुख कार्य जो होता है जनता के जीवन स्तर को, लिविंग स्टैंडर्ड को अप करना होता है। कैसे होता है? नागरिकों को अपने और आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन, वस्त्र, निवास, रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सामान्य सुविधाएं अवश्य ही हो और राज्य नागरिकों के जीवन स्तर को उच्चतर और ऊंचा उठाने का प्रयत्न करते हैं या प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के कार्य। कल्याणकारी राज्य अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र जो होते हैं के अंतर्गत युद्ध और का नहीं वरन अधिकाधिक क्या होता है, राज्यों की सद्भावना और सहयोग का कार्य करते हैं। आपस में परस्पर मिलकर जो है सहयोग या समन्वय, कोऑर्डिनेशन की भावना को लेकर आगे चलते हैं ताकि समाज के सभी लोग आपस में सद्भावना, प्रेम और सहयोग से आपस में एक दूसरे का साथ दे। नेक्स्ट पॉइंट है नागरिक और स्वतंत्रता की व्यवस्था करना। राज्य अपने सभी नागरिकों का विचार और अभिव्यक्ति, सम्मेलन, संगठन आदि की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सांस्कृतिक विविधता एवं भारतीय राष्ट्र राज्य। राष्ट्रीय और राज्य की और स्वरूप में या रूप में भारत और सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से विश्व का एक सबसे अधिक और विविधता वाला देश है। इस देश की जनसंख्या भी और विश्व के दूसरे स्थान पर सबसे अधिक है। पहले नंबर पर जनसंख्या चीन की है, दूसरे नंबर पर भारत की है। 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय देश की जनसंख्या 121 करोड़ थी जो और उसके बाद निरंतर बढ़ती जा रही है। भारत की अनेक बोलियां और भाषाएं एवं समझी जाती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक और विषमता है या विविधता है। भारत में जाति, धर्म, भाषा, बोलचाल, पहनावे के आधार पर भी बहुत सारी विविधताएं देखने को मिलती है। इसलिए भारत विविधता वाला देश है। यह सत्य है कि यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या 80.5% हिंदू है। हिंदुओं में भी विश्वास, मतों, जातियों और तथा भाषाओं के आधार पर पर्याप्त विविधता है। हिंदुओं के अतिरिक्त भारत में मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के भी अनुयायी है। भारतीय नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भारतीय संस्कृति में विविधता अथवा बहुलता। किसी भी देश की मौलिक एकता का संबंध उस देश के सांस्कृतिक मूल्यों तथा विकास से होता है। विविधताओं में एकता लाना संस्कृति का एक विशेष गुण होता है। विविधताओं में एकता मीन्स मतलब हो गया कि सभी धर्मों को आपस में एक जगह लाना, एक मंच पर लाना, एक प्लेटफॉर्म पर लाना और एकता के रूप में कार्य करना ही भारतीय संस्कृति की विविधता है। किसी देश की एकता से हमारा तात्पर्य है कि उस देश के मूल्य, विश्वासों, आध्यात्मिक विचारों, परंपराओं, आचार विचार, व्यवहार आदि के संबंध में विचार करना है। किसी भी और राष्ट्र की एकता तभी और तक कायम और रह सकती है जब तक उस देश की संस्कृति और अपने आदर्शों में बंधी हुई है। किसी भी देश की पहचान उस देश की संस्कृति से होती है जिस देश के वह नागरिक है। हमें अपनी और संस्कृति, अपने आदर्शों को बनाए रखते ही हम अपने और भारतीय संस्कृति को विदेशों में या और दूसरे देशों में दिखा सकते हैं। भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार की विविधताएं पाई जाती है। यदि और भारतवर्ष को जातियों तथा प्रजातियों का और अजायब घर कहा जाता है, कहा जाए। अजायब घर का मतलब होता है जो जू घर होता है जिसमें जो सभी और प्रकार के प्राणी रहते हैं, जिसमें सभी प्रकार के जानवरों को रखा जाता है। तो इसी प्रकार से भारतीय समाज में भी वो सभी और जातियों और सभी धर्मों, सभी और विविधताओं वाले और व्यक्ति जो है एक साथ एक ही देश में रहते हैं, जो एक कथन और किसी भी प्रकार से गलत न होगा। भारतीय संस्कृति में अनेक विविधताएं और पाई जाती है। सबसे पहले आते हैं
भौगोलिक और विविधताएं। भारतीय संस्कृति में सबसे पहले भौगोलिक और विविधताओं के आधार पर जो है हमें संस्कृति देखने को मिलेगी, जिसमें क्या बताया गया कि भौगोलिक दृष्टि से भारत भिन्न भिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त है। अगर हम बात करें भारत में वर्तमान समय में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम पूरे राज्यों का सर्वेक्षण करें या पूरे राज्यों का भ्रमण करें तो हमें हर राज्य की संस्कृति, हर राज्य का खान पान, रहन सहन, भाषा, ठीक है, उनकी दिनचर्या हमें हर राज्य से अलग देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भारत का जो कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो इतना बड़ा क्षेत्रफल, विस्तृत क्षेत्रफल होने के साथ साथ ही हमें भारत के सभी राज्यों में विविधता देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें पूरे और भूभाग को 3 और भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हिमालय तथा विस्तृत पर्वतीय और भाग, दूसरा है सिंधु गंगा का मैदान, तीसरा है दक्षिण पठारी भाग। इन सभी खंडों तथा उपखंडों में वासियों की भाषा, रहन सहन, तौर तरीके, वेशभूषा, संस्कृति, सामाजिक संगठन और अलग अलग है। विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पशु, वर्षा की दशा, भूमि की किस्म, खान पान इत्यादि में भी और विविधता देखने को मिलती है। दूसरा है हमारे पास पॉइंट प्रजातीय विविधता। भारतीय संस्कृति की दूसरी विविधता है प्रजातीय विविधता। गुजरात से लेकर असम तक, हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी तक विविध और प्रजातियों के लोग रहते हैं, जैसे श्वेत, पीत और श्याम, ठीक है। संपूर्ण देश में या संपूर्ण भारत में वैसे तो और बहुत सी प्रजातियां रहती है, परंतु 8 प्रजातियां विशेषता रहती है। सबसे पहले आती है आर्य प्रजाति, दूसरी है मंगोल प्रजाति, तीसरी है द्रविड़ प्रजाति, और द्रविड़ प्रजाति के साथ साथ ही मंगोल द्रविड़ प्रजाति, और उसके साथ ही सीथो द्रविड़ प्रजाति और निगेटो और प्रजाति भूमध्य सागरीय प्रजाति। ये 8 प्रकार की प्रजातियाँ भारत में पाई जाती है। इन सभी प्रजातियों के साथ साथ ही खान पान, व्यवसाय, रहन सहन, आचार विचार, मनोरंजन के साधन, सामाजिक संगठन, भाषा, शारीरिक और विशेषताएं भी और भिन्न भिन्न प्रकार की है। इस प्रकार भारत में सभी प्रमुख प्रजातियां विद्यमान रहती है। यद्यपि आज प्रजाति मिश्रण के कारण शुद्ध रूप से कोई प्रजाति नहीं पाई जाती है, तथापि प्रजाति के सम्मिश्रण से उत्पन्न विविधता स्पष्ट देखी जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय सांस्कृतिक विविधता का जनजातीय विविधता। जनजाति से तात्पर्य परिवार के एक ऐसे संकलन से है जिसका एक ही सामान्य नाम होता है। सभी सदस्य सामान्य भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, एक साथ विवाह और व्यवसाय, अपने उद्योग संबंधी सभी विशेष जनजाति द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। भारत में अनेक प्रजाति के लोग निवास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भाषागत विविधता। भारत में न केवल भौगोलिक प्रजातीय जनजातीय विविधता देखने को मिलती है, वरन भाषा के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है। देश के कुल मिलाकर 1652 और बोलियाँ बोली जाती है। भाषा की दृष्टि से संपूर्ण भारत में 5 भाषाई परिवार है, और जिसे कहते हैं आर्यन भाषाई परिवार, द्रविड़ और भाषाई परिवार, ऑस्ट्रियन और भाषाई परिवार, तिब्बती, बर्मी और भाषाई परिवार, छोटी भाषाओं का परिवार। आगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास धार्मिक विविधता। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में धार्मिक विविधता भी देखने को मिलती है। धर्म के आधार पर अगर हम भारत का अध्ययन करें तो धर्म भी हमारे भारत में सभी धर्मों का मिश्रण होने के कारण ये सभी धर्मों को समान अधिकार दिए गए हैं और समान और छूट दी गई है। तो सभी और धर्मों के आधार पर भी हमें विविधता देखने को मिलती है। धार्मिक दृष्टिकोण से भारत के अनेक विभिन्न धर्म के अनुयायी है। यदि एक और वैदिक और तथा सनातन धर्म में विश्वास और करने वाले और भारतीय हिंदू है, तो दूसरी ओर इस्लाम को मानने वाले मुसलमान लोग भी भारतवासी ही है। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के लोग भी भारत में ही और कम नहीं है। क्रिश्चियन तथा ईसाई धर्म को भी मानने वाले और नागरिकों और साथ ही साथ है और नगरों और ग्रामीण और समुदाय में वास करते हैं। सिख धर्म के लोग भी भारत के विभिन्न प्रांतों में फैले हुए हैं। इन धर्मों के अतिरिक्त और पारसी धर्म के और अनुयायी भी भारत में विद्यमान हैं। सभी धर्मों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। भारत में अलग अलग धर्म होने के साथ साथ उनके अलग अलग मान्यताएं होने के साथ साथ फिर भी और भारत जो है धर्म के आधार पर अलग अलग होने के बाद भी हमारी भारतीय संस्कृति विविधता में एकता रखती है। कुछ लोग जो है पूजा और पाठ और उपासना करते हैं, कुछ लोग जो है और नमाज वगैरह और पढ़ते हैं। और साथ ही साथ है इन धर्मों के अतिरिक्त और अनेक संप्रदाय शैव, वैष्णव और तथा आर्य समाजी और कबीरपंथी और आदि उल्लेखनीय हैं, और जिनमें और उच्च कोटि के विचारक उत्पन्न होते हैं। अब बात करते हैं राजनीतिक विविधता। प्रशासन की सुविधा के लिए भारत में प्रशासनिक सत्ता के 5 और प्रमुख भागों में विभक्त किया कर दिया गया है। जैसे आता है केंद्र, आता है प्रांत, आता है जिला स्तर, होता है ब्लॉक और नगर और गांव। इन 5 और प्रकार से पूरे भारत को बांटा गया है।
5 भाग कौन कौन से? सबसे पहले आता है केंद्र, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, फिर आता है हमारे पास प्रांत, जिसे स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, फिर आता है जिला, जिसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कहते हैं, फिर आता है ब्लॉक, फिर आता है गांव, विलेज जिसे कहते हैं। तो इस प्रकार से पूरे और प्रशासन को, पूरे और भागों को 5 भागों में विभक्त कर दिया और उनका अध्ययन किया जाता है राजनीतिक विविधता के आधार पर। इन सब और भागों में अलग अलग और अधिकारीकरण और उनके अधिकार क्षेत्र कर्तव्य के भी अलग अलग और सुनिश्चित है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा और सभी और भागों तथा उपभागों का प्रशासन किया जाता है या चलाया जाता है। सरकारी नियम भी भिन्न भिन्न भागों में अलग अलग है। जनता द्वारा निर्वाचित प्रत्येक क्षेत्र भाग की सरकार की पूर्णता और वह स्वतंत्रता है। वह अपने और क्षेत्र के नागरिकों के कल्याण के लिए समितियों तथा उपसमितियां बनाकर और कार्यभार संभालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है भारतीय संस्कृति में एकता। यद्यपि भारत में अनेक धर्मों वाला देश है, यहाँ पर अनेक और धर्मों के लोग, जाति प्रजातियाँ निवास करती है। उनकी भाषाएं और अलग अलग है, रीति रिवाज अलग अलग है, साथ ही साथ उनकी रूढ़ियाँ अलग अलग है, परंपराएं अलग अलग है, जीवन और जीने का ढंग अलग अलग है, पहनावा अलग अलग है। तथापि भारतीय संस्कृति में एकता के दर्शन देखने को मिलते हैं। भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने से प्रतीत होता है कि यह विविधताओं में मध्य एकता की स्थापना एक लंबी कहानी है। भारत में अनेक और धार्मिक मतांतर प्रचलित है। अनेक और संप्रदाय के लोग यहाँ निवास करते हैं। ये संप्रदाय भी और अनेक और शाखाओं में बटे हुए हैं, जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, सिया संप्रदाय, सुन्नी संप्रदाय, सनातनी और संप्रदाय, अकाली और संप्रदाय, साथ ही साथ श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय इन संप्रदायों में बटे हुए हैं। उसके साथ ही इन विविधताओं व विभिन्नताओं की दृष्टि में रखकर और सर जॉन और सीले ने अपना मत और व्यक्त करते हुए कहा है कि यह विचार कि भारत और एक राष्ट्र है और यह अशिष्ट और तथा और गलत धारणा पर आधारित है, जिसका और उन्मूलन राजनीतिक शास्त्र और मुख्यतः करना चाहता है। भारत एक राजनीतिक और नाम नहीं है, अपितु यूरोप तथा अफ्रीका की और भांति एक भौगोलिक शब्द है। वह और किसी एक जाति अथवा और एक और भाषा बोलने वालों की भूमि नहीं है, वह तो और अनेक और जातियों तथा भाषाओं की भूमि है। अब बात करते हैं भारतीय संस्कृति में विविधता होते हुए भी मौलिक एकता की विद्यमानता के पक्ष में निम्नलिखित और तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। विद्यमानता के पक्ष में अनेक तर्क और अनेक बिंदु जो है स्पष्ट किए गए हैं। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक एकता। भारतीय संस्कृति की कहानी और अनेकता में एकता और तथा प्राचीन और भारतीय परंपराओं के पूर्णतः और तथा उन्नति की एक गाथा है उनका, जिसका अस्तित्व और प्राचीन काल से लेकर और वर्तमान तक बना हुआ है। जब तक और विश्व का अस्तित्व है, यह है और बना रहेगा। यद्यपि और विश्व के अन्य सभी संस्कृतियाँ लगभग नष्ट हो चुकी है, तथापि भारतीय संस्कृति अपनी गति में प्रभावमान है। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक और एकता। भौगोलिक दशाओं में भारत की निश्चित सीमाएं प्रदान की गई है। भौगोलिक दशा में दृष्टि से इस देश की और 5 प्रमुख और विशेषताएं। विशालता, भारत देश की जो सबसे बड़ी विशेषता जो है विशालता। दूसरी है एकता, फिर है और पृथकत्व, फिर फोर्थ है हमारे पास संपर्क और फिफ्थ है हमारे पास विविधता। इन और विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए हमें प्रतीत होता है कि भारत की भौगोलिक विविधता व अनेक रूपता और भारतीय संस्कृति को अधिक प्रभावित किया है। भारत के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत और भारत को एशिया के अन्य और देशों से पृथक करता है। देश के 3 और समुद्रों से और घिरा होने के कारण ही और ये सीमाएं मजबूत बनाती है। प्राचीन समय से ही और भारत की अनेक विदेशी आक्रमण हुए हैं, किंतु और भारत की भौगोलिक एकता और प्रादेशिक अखंडता को स्थायी रूप से भंग करने के आज कोई और सफल और नहीं हुआ है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से भारत एक विशाल और मजबूत देश है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भाषागत एकता क्या है। प्राचीन काल से ही और भारत में द्रविड़, आर्य तथा और यूनानी और आदि देशों का वर्चस्व रहा है, किंतु इन और जातियों ने के और भारत के निवास करने के दौरान एक दूसरे के विचारों को समझा। उनके उपरांत और भारत में एक ऐसी और भाषा का जन्म हुआ और जिससे और भारत के अधिकांश लोगों की भाषा और का रूप ले लिया। भाषा प्रारंभ और में यह भाषा संस्कृत थी और किंतु अब यह भाषा हिंदी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास जातिगत और एकता क्या है। प्राचीन और काल से ही और भारत में जातिगत एकता और विद्यमान रही है। द्रविड़, आर्य और तथा मंगोल लोगों ने अनेक जातियों को स्थापित करने के लिए देश के वातावरण जातिगत और विभिन्नताओं का फूट और मिलाने का प्रयास किया है। साथ ही साथ तथापि और भारत की इन जातियों की संस्कृति के टकराव की स्थिति काफ़ी और उत्पन्न हुई है और जिसके साथ ही और अवश्य और
अवश्य हुआ कि और जब भी कोई किसी जाति ने भारत में प्रवेश किया है तो प्रारंभ में और जातिगत और भावना कमज़ोर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास धार्मिक एकता। भारत में सदैव ही और अनेक धर्मों या और धार्मिक और संप्रदायों का जोर रहा है, किंतु और विभिन्न और धर्मानुयायी अपनी और धार्मिक विभिन्नता के बावजूद स्वयं को भारतीय और मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है राजनीतिक एकता। भारत में समयानुसार राजतंत्रों में परिवर्तन और के साथ साथ ही शासन प्रणाली में भी परिवर्तन हुआ है। मुगलों के और समय तक देश में राजतंत्रात्मक प्रणाली की प्रधानता रही है और अंग्रेजों के शासनकाल के परोक्ष रूप से तानाशाह प्रणाली का जोर रहा है, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में प्रजातांत्रिक और प्रणाली का प्रचलन हुआ और यद्यपि अनेक और शासन प्रणाली और भारतीय राजनीतिक वातावरण के विकसित हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सामाजिक और आर्थिक एकता। भारत में सामाजिक इकाइयों के रूप में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध आदि के सामाजिक विश्वास, परंपराएं, रीति रिवाज आदि के अनेक और अंतर है, तथापि उनके पारस्परिक संबंधों में उदारता एवं मधुरता पाई जाती है। नेक्स्ट राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता का अर्थ एक राष्ट्रीयता और से है, इसलिए और कभी कभी राष्ट्र की और सामूहिक एकता को आध्यात्मिक भावना की संज्ञा दी जाती है। राष्ट्रीय एकता अपने देश के लोगों को साथ साथ और रहने के लिए बाध्य करती है। साथ ही यह भावना एक राष्ट्र के सभी और नागरिकों को एक समान राजनीतिक संगठन के अंतर्गत रहने के लिए भी बाध्य करती है। यह भावना ऐतिहासिक परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न होती है। भारत में यह भावना हमें देखने को मिलती है। जब और कभी भी भारत पर संकट और का समय आया तभी और भारत के सभी और नागरिक एकता के सूत्र में बंध गए, चाहे और वह किसी भी संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, भाषा, प्रांत, नगर या और गांव के क्यों न रहते हो। संकटकालीन अवस्था में भारतीय जनजातियों को भी एक सूत्र में बांधे देखा गया है। उदाहरणतः भारत पाक और संघर्ष तथा भारत चीन युद्ध के समय भारतीय और राष्ट्रीय एकता उभरकर सामने आई। भारतीय और इतिहास में हमें अनेक अन्य और उदाहरण देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास भारतीय और संदर्भ में क्षेत्रवाद। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। इसी और विविध विशेषताओं तथा और परिणाम स्वरूप हमारे देश में क्षेत्रवाद की स्थिति एक समस्या बनी रहती है। क्षेत्रवाद के लिए और मुख्य रूप से भाषाओं, सांस्कृतिक जनजातियों और धार्मिक विविधताओं के जिम्मेदार है। साथ ही क्षेत्रवाद को विशेष क्षेत्रों की पहचान, चिन्हों और के भौगोलिक संकेंद्रण के कारण बढ़ावा मिलता है। अन्य और कारक क्षेत्रीय वंचन ने भी और क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को गंभीर बना दिया है। क्षेत्रवादी और प्रवृत्ति की भावुकताओं को समायोजित करने का दायित्व भारतीय संघवाद का ही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्षेत्रवाद एवं तथा की अवधारणा क्या है। भारत एक विशाल राष्ट्र है जिसमें विभिन्न और जातियों तथा उपजातियों के लोग निवास करते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग और धर्मों का अनुसरण करते हैं। यही नहीं विभिन्न प्रांतों तथा उपप्रांतों का भी विभाजित है। भौगोलिक दृष्टि से और भारतीय और महाद्वीप आकार का राष्ट्र है। और साथ ही साथ दूसरी बात यह है कि भारत के और कुछ और जाति और तथा धार्मिक भाषाएं कुछ और विशेष क्षेत्रों में और संकेंद्रित है। इन और क्षेत्रों को और अपना मानते हैं। यह समूह अपने और क्षेत्र धार्मिक और विकास को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी और सांस्कृतिक पहचान को बनाना चाहते हैं। अतः वे क्षेत्र के बाहर के निवासियों को क्षेत्रों में रहने और देना चाहते हैं। इसी मानसिकता फलस्वरूप भारत के क्षेत्रवाद तथा राजनीतिक और का उद्भव हुआ है। क्षेत्र का अर्थ होता है वस्तुतः एक ऐसी और बहु और अर्थी शब्द से है। भौगोलिक दृष्टि से इसका अभिप्राय जिले के एक भाग, जिले और या राज्य के एक भाग या पूरे जिले से लिया जाता है। उल्लेखनीय बात यह है कि क्षेत्र की अवधारणा सहचर्य और अन्य और क्षेत्रों के अलगाव का भाव अवश्य रूप से निहित होता है। इससे और अतिरिक्त क्षेत्र का मुख्य तथा अधिकतम समरूपता होती है, जिसकी भाषा, सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक प्रतीक, आर्थिक जीवन, ऐतिहासिक अनुभव, साथ ही साथ राजनीतिक पृष्ठभूमि से होता है। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रवाद को जन्म देने वाले कारक। पहला है विभिन्नता। क्षेत्रवाद विभिन्नता का उत्पाद है। राज्य और पुनर्गठन और आयोग द्वारा भाषाई और आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद भी अनेक क्षेत्रों के अलगाव को मनोभाव बना हुआ है। दूसरा है हमारे पास भाषाई प्रेम। भाषाई प्रेम क्षेत्रवाद की उत्पत्ति का मुख्य कारक है। आगे सन 1948 में राष्ट्र पुनर्गठन का विचार करने हेतु नियुक्त दर आयोग और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने का विचार व्यक्त किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास असंतुलित आर्थिक और विकास। राज्य के अलग अलग
भागों में आर्थिक विकास की असंतुलित स्थिति भी और क्षेत्रवाद के उदय का मुख्य और कारक बनी हुई है। उदाहरणतः आंध्र प्रदेश तेलंगाना आंदोलन, महाराष्ट्र में शिवसेना द्वारा चलाया गया और आंदोलन, असम के ऑल और असम स्टूडेंट्स यूनियंस और आदि इसके मुख्य कारक है। सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन। सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन क्षेत्रवाद के उदय का एक और मुख्य और कारक है मुख्यतः, और जब और इसे पिछड़ेपन में आर्थिक और पिछड़ापन भी मिल जाता है तो स्थिति में विषम और हो जाती है। आगे बात करेंगे धार्मिक और सहिष्णुता। धर्म के कई बार और क्षेत्रवाद की भावनाओं को बढ़ाने में सहायता करता है। पंजाब में अकालियों की और पंजाबी सूबे की मांग कुछ हद तक धर्म के प्रभाव का परिणाम ही थी। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रवाद की समस्या का समाधान। किसी भी और लोकतांत्रिक राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से ऐसे और राष्ट्र के लिए जो और अभी भी राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय एकीकरण की और समस्याओं से जूझ रहा है, क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति को बढ़ाना एक चिंताजनक और विषय है। इस समस्या का समाधान एक सोची समझी और सुविचारित रणनीति द्वारा हो सकता है। क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान के कुछ और प्रभावशाली उपाय निम्नलिखित है। नंबर 1, सरकार को विकास कार्यक्रमों का निर्माण, उनका क्रियान्वयन और कुछ और इस प्रकार करना चाहिए जो सुनिश्चित और संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है, विशिष्ट जातीय समुदाय की और अपनी विशिष्ट और संस्कृति पहचान को सुरक्षित रखने के लिए सरकार द्वारा और विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। इस आशय को प्रावधान मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 29-30 में भी किए गए हैं। उन्हें और पूर्ण ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, जहां और तक संभव हो पिछड़े हुए और क्षेत्रों के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और जिससे उन्हें और राष्ट्र की मुख्य और विकास धारा से जोड़ा जा सके। नेक्स्ट, क्षेत्रवादी आंदोलन की हिंसात्मक और प्रवृत्ति पर कठोरता से अंकुश लगा दिया जाना चाहिए। सरकार को यह और दृढ़तापूर्वक स्पष्ट और कर देना चाहिए कि किसी भी और प्रकार की क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण ढंग से संभव हो। तो बच्चों, आज हमने आपको भारतीय संस्कृति के बारे में आपको थोड़ा सा अध्याय के बारे में आपको बताया। भारतीय संस्कृति में विविधता की चुनौतियाँ, भारतीय संस्कृति में किस प्रकार से विविधताएं देखने को मिलती है, भारतीय संस्कृति की जो समस्याएं हैं उनके बारे में हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया। तो इस प्रकार से यह हमारा जो है आज का अध्याय यहीं पर जो है और समाप्त होता है। थैंक यू।